Hi guys, this is Tanisha Shekhawat and welcome to your own channel Neat Marvels. तो गाइज हम फाइनली आ गए हैं लेक्चर 2 पे, हमारे एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड के पहले चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे। हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था एक बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, उसी के साथ साथ सिस्टम्स कौन से होने वाले हैं जिसके साथ हम क्लासिफिकेशन करेंगे और कौन से किंगडम्स, बेसिकली एक ओवरव्यू देख लिया था। अब फाइनली हम एक एक करके सारे किंगडम्स को पढ़ना शुरू कर देंगे और आज के जो पहले लेक्चर में है हम मोनेरा किंगडम लेंगे। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो भी देख लेना और हम अब फटाफट से अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। तो गाइज स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ा सा बायोडाटा। ओके, तो गाइज हम किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि मोनेरा बेसिकली है क्या। तो जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी हैज डिस्क्राइब्ड दिस किंगडम मोनेरा एज मेनली अ किंगडम ऑफ बैक्टीरियाज ओनली। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मेनली बैक्टीरिया ही प्रेजेंट होते हैं हमारे किंगडम मोनेरा में। तो एनसीईआरटी ने हमें क्या बोल दिया है? एनसीईआरटी ने हमें बोल दिया है कि मोनेरा किंगडम वुड बी हैविंग organisms which are mainly bacterias। तो हम आज बैक्टीरियाज का जो हमारा किंगडम है, किंगडम मोनेरा, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो जब हम बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ते हैं गाइस, तो बैक्टीरिया हमें पता है बहुत जगह पर प्रेजेंट है, हर जगह बैक्टीरियाज प्रेजेंट है। एयर में प्रेजेंट है, हमारे हाथों पे प्रेजेंट हैं, किसी भी सरफेस पे प्रेजेंट हैं, सॉइल में प्रेजेंट है। तो इतने ज़्यादा अबंडेंट हैं बैक्टीरियाज दैट वी कॉल देम द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स। तो बैक्टीरियाज दे आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ जी, हो गई। तो अब हम आ जाते हैं कि हमारी एनसीईआरटी किंगडम मोनेरा के बारे में क्या कहती है, वो एक एक करके हम देख लेते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी तो वो कहती हैं सबसे पहले कि ये सोल मेंबर्स हैं ऑफ द किंगडम मोनेरा। जैसे हमने देखा कि मोनेरा में एनसीईआरटी ने बैक्टीरिया को कंसिडर किया है कि बैक्टीरिया ही उनके इकलौते मेंबर्स हैं, किसके? किंगडम मोनेरा के। ओके, तो किंगडम मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियाज हो गए? हाँ जी, हो गए। तो दे आर ऑल्सो दी मोस्ट अबंडेंट माइक्रोब्स। तो मोस्ट अबंडेंट माइक्रोब्स का मतलब क्या हो गया कि माइक्रोब्स का मीनिंग होता है जैसे कि जो हमें हमारी आईज से ऐसे ही दिखेंगे नहीं, उसके लिए हमें ज़रूरत होगी माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख पाएंगे। तो काफ़ी सारे फंजाई, काफ़ी सारे प्रोटिस्ट, काफ़ी सारे बैक्टीरिया, वायरसेस इसके अंदर आते हैं। तो उन सभी माइक्रोब्स के अंदर बैक्टीरिया इकलौता है जो कि मोस्ट अबंडेंट है। वाई? बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट लिटरली एवरीवेयर। हर जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको मोस्ट अबंडेंट बोलते हैं। समझ में आ गया इतना? ओके, तो अब दे अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो हमने ये समझ लिया। तो हर जगह पाए जाते हैं, बट द थिंग इज कि सॉइल इज द मेन रिसोर्स। हर जगह के जो बैक्टीरियाज हैं, हम अगर उनको ढूंढने निकले तो सॉइल एक पर्टिकुलर ऐसा रिसोर्स है जहाँ पे हम सारे बैक्टीरियाज को पा सकते हैं। मिट्टी में सारे के सारे बैक्टीरिया मिल सकते हैं। तो इतने सारे बैक्टीरिया जितने भी हैं हमें मिट्टी में मिल सकते हैं। तो एक मुट्ठी मिट्टी मतलब एक हैंडफुल ऑफ सॉइल में हमको बहुत सारे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया एक टाइम पे मिल जाएंगे। तो 100 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हम लोगों को एक बारी में सिर्फ एक मुट्ठी मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ हमने देख लिया कि यहाँ आसपास, हमारे आसपास पाए जाते हैं बैक्टीरिया, बट सिर्फ हमारे आसपास नहीं पाए जाते बैक्टीरिया। हमने देखा जो ग्लेशियर्स होते हैं, थर्मल स्प्रिंग्स होते हैं, ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट में जहां और कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ऐसे भी कंडीशंस में हमारे जो बैक्टीरियाज हैं वो पाए जाते हैं। और उन कंडीशंस को हम बोलते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस। तो बैक्टीरियाज कैन बी फाउंड इन एक्सट्रीमिटीज ऑल्सो। तो दे कैन बी फाउंड इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, जहां पर और कोई भी नहीं रह सकता, वहां पर बैक्टीरिया हमें मिल सकते हैं बहुत ही ज्यादा आसानी से। क्लियर बच्चों? ओके, तो हम अब कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे ऑफ दीज एक्सट्रीम हैबिटेट्स। तो कौन से हम एग्जाम्पल्स हैं वो देख लेते हैं। ओके, तो हमारे पास है यहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स। तो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास है डेजर्ट्स। तो डेजर्ट्स में भी पाए जाते हैं। उसके अलावा स्नो,
वहाँ पर भी जो ये बैक्टीरिया है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है, जैसे हमने देखा हॉट स्प्रिंग में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, डेजर्ट में भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, स्नो में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होगा। इतना ज़्यादा और हाई और लो टेम्परेचर की वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इनको एक्सट्रीम्स बोलेंगे और वहाँ पर स्टिल बैक्टीरिया कैन सर्वाइव एंड दैट्स वाई हम इनको आगे पढ़ेंगे कि कौन से टाइप के एक्सट्रीम वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए हम इनको मोस्ट अबंडेंट भी बोलते हैं क्योंकि हर जगह पाए जाते हैं, लिटरली एक्सट्रीमिटीज में भी पाए जाते हैं। ओके, तो उसके अलावा ये डीप ओशन में भी पाए जाते हैं। डीप ओशन में क्या एक्सट्रीम बिहेवियर है, क्या एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है, वहाँ पर हमें पता है कि बहुत ही ज़्यादा लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पर ऐसे एनवायरनमेंट में भी हमारे बैक्टीरिया मिल सकते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि हमें पता है कि ऐसे एनवायरनमेंट में कुछ लाइफ फॉर्म्स ही पाई जाती हैं और मोस्टली बैक्टीरियाज कैन बी फाउंड देयर। इतना क्लियर हो गया बच्चों? ओके, मूविंग ऑन कि कुछ बैक्टीरियाज दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे भी पाए जाते हैं। अब ऐसे बैक्टीरियाज जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे पाए जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? कोई भी दूसरे पे प्रेजेंट होगा, अब नॉट मोस्टली बट अगर वो उसको हार्म कर रहा होगा तो हम एक टर्म यूज करते हैं विच इज पैरासाइट्स। तो हम क्या फाइंड करते हैं कि वी फाइंड दैट देयर आर सर्टेन पैरासिटिक फॉर्म्स। ये पैरासाइट्स के बारे में हम आगे भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, बट पैरासाइट्स आर सम ऑफ द बैक्टीरियल बिहेवियर, उसमें वो बैक्टीरिया दूसरे लाइफ फॉर्म जैसे कि ह्यूमंस के ऊपर पाए जाएंगे एंड इट कैन ईदर हार्म देम एज वेल और डू नथिंग। तो ये भी अगर वो हार्म करेंगे तो वो कहलाएंगे पैरासाइट्स। तो ये हमने बेसिक सा इंट्रोडक्शन देख लिया ऑफ किंगडम मोनेरा। ओके, कमिंग अप, अब हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि बैक्टीरिया का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम दो बेसिस पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करेंगे। कौन से बेसिस पे? एक तो एक डाई के बेसिस पे होता है। कौन सी डाई वो जिससे हम बैक्टीरिया की स्टेनिंग की कोशिश करते हैं। स्टेन क्या होता है? जब हम बैक्टीरिया को देखने की कोशिश करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, उसको हम कुछ स्टेन्स की हेल्प से उसको कलरफुल बनाते हैं, उसको देखते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया उसके बेसिस पे हो जाती हैं क्लासीफाई। दैट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो जो डाई से स्टेन हो गया दे वुड बी ग्राम पॉजिटिव एंड जो नहीं हुआ दे वुड बी ग्राम नेगेटिव। सो दिस इज वन system of classifying bacteria. The other one that we are going to talk here जो हमारे एनसीईआरटी में मिला है that is based upon the structures. तो बैक्टीरिया के कौन से बेसिकली स्ट्रक्चर किस शेप में प्रेजेंट है हमारा बैक्टीरिया, उसके बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि कौन से प्रेजेंट हैं। ओके, तो कमिंग अप, बैक्टीरिया ग्रुप्ड इन 4 कैटेगरीज। तो 4 कैटेगरीज होंगे। कौन से 4 कैटेगरी होंगे वो भी हम देखते हैं। तो 4 कैटेगरी होंगे जिनमें हमारे बैक्टीरियाज को डिवाइड किया है। ओके, तो ये किसके बेसिस पे है? इट इज बेस्ड अपॉन द शेप। किस शेप का है? गोल है, रोड जैसा है, किस तरीके का है, उसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो अब देख लेते हैं कौन से वो शेप्स हैं। सबसे पहले स्फेरिकल कोकस। तो अगर एक गोल बैक्टीरिया हुआ तो हम उस शेप को साइंटिफिक टर्म में कोकस बोलेंगे और हम उस बैक्टीरिया को बेसिकली कोकस बोलेंगे। और दिस इज द सिंगल। तो अगर एक गोल बैक्टीरिया प्रेजेंट हुआ वो कहलाएगा कोकस। अगर बहुत सारे गोल बैक्टीरिया प्रेजेंट हुए तो वो कहलाएगा कोकाई। तो कोकाई इज द प्लूरल टर्म फॉर कोकस। इतना समझ में आ गया? ये है पहला शेप। उसके बाद हम आते हैं दूसरे शेप पे है जो कि रोड शेप्ड। तो रोड शेप मतलब जैसे सीधा एंड सिलेंडर, तो वो होगा तो वो कहलाएगा बैसिलस। तो बैसिलस इज द रोड शेप्ड बैक्टीरियाज एंड प्लूरल फॉर दैट वुड बी बैसिलाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लूरली इट इज बैसिलाई। समझ में आ गया? तो हम देख लेते हैं डायग्राम। तो ये जो गोल हैं यहाँ पर, ये जो गोल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ये हैं हमारे कोकस। हमने कहाँ पे पढ़ा? हमने यहाँ पर पढ़ा कोकस। वेयरएज जो हमारे थोड़े से सिलेंडर प्रेजेंट हैं, दैट इज थोड़े से लंबे और एक रोड की शेप में प्रेजेंट है, इनको हम बोल रहे हैं बैसिलस। इतना समझ में आ गया? हाँ जी। तो कमिंग अप, तो हम देखते हैं उसके अलावा कौन से टाइप के प्रेजेंट है। उसके अलावा कोमा शेप्ड। कोमा हम कैसे बनाते हैं बच्चों? क्या हम ऐसे कुछ कोमा बनाते हैं? ओके, एक सेकेंड बस। हम ऐसे कोमा बनाते हैं ना, तो ऐसे गोल और ऐसे नीचे। तो इस शेप को हम बोलेंगे इस शेप के बैक्टीरिया को हम बोलेंगे विब्रियो। ओके, तो विब्रियो इज द नेक्स्ट। कोमा शेप्ड विब्रियम्स आर प्रेजेंट।
सो इफ वी हैव कोमा शेप्ड विब्रियम्स देन दे वुड बी कॉल्ड क्या, विब्रियो। तो हमने विब्रियो भी देख लिया, तो हम इनको बोलेंगे विब्रियो। Vibrio is the plural term and Vibrium is the singular term for the coma shaped bacteria। वो भी समझ में आ गया? हाँ जी आ गया। एंड उसके अलावा जो चौथा शेप है दैट इज स्पाइरल। तो ऐसे 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 स्पाइरल जो प्रेजेंट होगा तो वो कहलाएगा स्पाइरलम। तो स्पाइरलम वुड बी दी, सो स्पाइरलम क्या होगा बच्चों, स्पाइरलम वुड बी दी सिंगुलर। तो यहाँ पे हमारे जो स्पाइरलम है ये है सिंगुलर टर्म फॉर द ऐसे ऐसे से प्रेजेंट वाला स्पाइरल शेप में प्रेजेंट वाला बैक्टीरिया, वेयर एज स्पाइरिला इज द प्लूरल टर्म फॉर आर स्पाइरल बैक्टीरियाज। तो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर है हमारा विब्रियो जो कि है कोमा शेप्ड, और यहाँ पर है हमारा स्पाइरल्स, ऐसे ऐसे प्रेजेंट है ना बच्चों ये, तो ये हो गया हमारा स्पाइरल। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आती है यहाँ पर वो है कि यहाँ पर जो हमारा स्पाइरिलियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है इसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हैं, वो स्ट्रक्चर्स हैं ये, These are our flagellum। तो हमें पता है फ्लैजेलम का काम क्या होता है, इट इज यूज फॉर लोकोमोशन, राइट। तो हमारे जो स्पाइरिलियम बैक्टीरिया हैं आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज वुड दे बी एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, उनमें लोकोमोशन प्रेजेंट होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमारे जो स्पाइरिलियम बैक्टीरिया हैं, स्पाइरिलियम बैक्टीरियाज में दे आर द ओनली वन आउट ऑफ दीज 4 जिनमें होगा फ्लैजेला, और उसकी वजह से उनमें होगा लोकोमोशन। तो देयर वुड बी लोकोमोशन इन आर स्पाइरिलियम बैक्टीरियाज, बिल्कुल हाँ जी। तो अगर क्वेश्चन आया कि कौन से इनमें से मूव कर सकते हैं तो स्पाइरिलियम मूव करेगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। ओके, तो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया है कि कैसे कैसे हमारे जो बैक्टीरिया है शेप के बेसिस पे क्लासीफाई किए गए हैं। कमिंग अप, अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया हमारे फीड कैसे करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी जब एक ओवरव्यू देखा था पूरे किंगडम्स का, तो हमने न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस का बताया था, स्पेशली इन केस ऑफ किंगडम मोनेरा। क्यों? क्योंकि जो ये हमारे बैक्टीरियाज हैं दे आर वेरी सिंपल। क्या है? कुछ भी नहीं है, एक सेल ही है, मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल है, तो एक सिंगुलर सेल, प्रोकैरियोटिक, ना कुछ ज़्यादा ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है ना कुछ भी। तो स्ट्रक्चरली इज वेरी सिंपल, एक गोल गोल सेल होगा, ओके एक सेकेंड, एक नॉर्मल सा हमारा गोल गोल सेल होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल प्रेजेंट होगा, उसके अंदर थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। स्ट्रक्चरली यही है हमारा बैक्टीरिया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल फॉर्म है हमारा जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है? यस, बट द थिंग इज इतने ज़्यादा सिंपल होने के बावजूद दे आर मेटाबॉलिकली वेरी वेरी डाइवर्स, इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं वो इन केस ऑफ मेटाबॉलिज्म। वाई? बिकॉज जब हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था, जो हम देखेंगे वो सारे के सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कर रहे थे इन आर किंगडम मोनेरा। तो हम देखते हैं कैसे। तो हमारे एनसीईआरटी क्या कह रही है कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर के वाइज में बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बट स्टिल दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। इन व्हाट टर्म्स? दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन देयर बिहेवियर। कौन सा बिहेवियर? न्यूट्रिशनल बिहेवियर। न्यूट्रिशनल बिहेवियर में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि उनमें देयर इज वेरी एक्सटेंसिव मेटाबॉलिकल डाइवर्सिटी प्रेजेंट। इतने तरीके के खाने के जरिए, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है ना उनमें, कि इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये समझ में आ गया? ओके, तो सबसे ज़्यादा आउट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स जितने भी हमने किंगडम पढ़े थे, हम देख लेते हैं कि हमने कल क्या देखा था। हमने ये वाला चार्ट देखा था ना, हाँ जी। तो इनमें हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि हमारे पास ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। हमारे पास होता है ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक में कौन से हुए? हमारे पास कीमो एंड फोटो। उसके बाद हमारे पास है हेटरोट्रोफिक, और हेटरोट्रोफिक में हमारे पास सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। ये 3 फॉर्म्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट था। और हमने देखा कि ये हमारे एनिमेलिया, प्लांटे, फंजाई, प्रोटिस्टा, ये कुछ इनमें से, जैसे कि हमारे जो फंजाई हैं उनमें ये हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही हो रहा था, और जो हमारे प्लांटे हैं उनमें ऑटोट्रोफिक, स्पेशली द फोटोसिंथेसिस हो रहा था। एनिमिलिया में सिर्फ हेटरोट्रोफिक हो रहा था। बट जो मोनेरा था उसमें ये सब के सब प्रेजेंट थे ना। तो हमारे जो बैक्टीरिया है उनमें सब मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। इस वजह से इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर बिकॉज इट शोज वेरी हाई मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। समझ में आ गया इतना? हाँ जी। तो अब क्या देखते हैं हम कि वो अपना खुद का खाना भी बना सकते हैं और वो दूसरे से भी खा सकते हैं। दैट इज वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। तो
अगर वो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से अपना खाना बना रहे हैं तो वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ ना। कैसे? तो हम देख लेते हैं कि ऑटोट्रॉफिक का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा। तो अगर ये मेरा एक ऑर्गेनिज्म है, तो ये है मेरा एक ऑर्गेनिज्म, और इस ऑर्गेनिज्म में क्या मिल रहा है, मैं इसको दे रही हूँ कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस? ओके, ये हमने गलत ऑर्गेनिज्म ले लिया इस एग्जाम्पल के लिए, हम दूसरा ऑर्गेनिज्म लेते हैं। लेट्स से कि मैं एक बैक्टीरिया ले रही हूँ, ये बैक्टीरिया है मेरा, और इसको मैं दे रही हूँ क्या? अगर ये फोटोसिंथेसिस करता है बैक्टीरिया, तो मैं इसको CO2 H2O दूंगी ना, तो मैं इसको दे रही हूँ CO2 एंड H2O। ये इस CO2 और H2O को यूज करता है, और यहाँ से आता है एनर्जी। कहाँ से? फोटोसिंथेसिस के केस में एनर्जी आएगा लाइट से, तो यहाँ पे इसको मिल रहा है लाइट एनर्जी, और लाइट एनर्जी से ये बना दे रहा है इसके अंदर ग्लूकोज। तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर जो ये मेरे CO2 और H2O हैं, ये कौन से टाइप ऑफ केमिकल कंपोजिशन के हैं? क्या ये इनऑर्गेनिक हैं? यस, CO2 एंड H2O वुड बी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और उससे मुझे क्या मिल रहा है? उससे मुझे मिल रहा है ग्लूकोज। तो क्या ग्लूकोज ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है? यस। तो अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से हम एक प्रोसेस के जरिए, जो कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस है, कीमो सिंथेसिस भी हो सकता था, उसके जरिए हम हमारा न्यूट्रिशन बना रहे हैं जो कि है ऑर्गेनिक, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमने एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन देख लिया है, और वही हमें यहाँ पे NCERT ने लिखा हुआ है कि दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो अगर वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अगर अपना खाना बना रहा है, तो वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा रहा है। ओके, so they can be photosynthetic autotrophic और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। तो दो टाइप के ऑटोट्रॉफ्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हम ऑटोट्रॉफ्स देख लेते हैं कि कैसे ऑटोट्रॉफ्स को डिवाइड किया गया है। हमने कल भी थोड़ा सा देखा था। तो जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स हैं, कहाँ पे देखें? ओके, एक सेकेंड। जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स हैं, लेट्स से दिस वी हैव ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स में वी कैन हैव फोटो ऑटोट्रॉफ्स, एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव कीमो ऑटोट्रॉफ्स एज वेल। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा बच्चों? डिफरेंस ये होगा कि जो मेरे फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो जो एनर्जी यूज करेंगे टू कन्वर्ट द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू ऑर्गेनिक, तो CO2 H2O जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ग्लूकोज जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी का यूटिलाइज होगा, वो आएगा फ्रॉम सनलाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है फोटो, तो फोटो मीन्स सनलाइट। सनलाइट को यूज करके हमने खाना बनाया। ऑन द अदर हैंड कीमो में क्या होगा कि हम भी यहाँ पर इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से दोबारा अपना खाना बनाएंगे, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से फूड बनेगा, बट यहाँ पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो एनर्जी हम यूटिलाइज करेंगे, वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो आएगी फ्रॉम ब्रेकिंग ऑफ सर्टेन बॉन्ड्स। कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होंगे इस एनवायरनमेंट में, उस केमिकल्स जैसे ये हमारा एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को जब हम ब्रेक करेंगे तो हमें पता है कुछ एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी यूटिलाइज होगी वो एनर्जी खाना बनाएगी, इसलिए हम उसको कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। हमको ये बेसिक सा समझ आ गया? बहुत बेसिक है बच्चों। काफ़ी सारे बच्चे इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन ज़्यादा कर दिया है। ओके, हमें समझ में आ गया है कि ओके, आगे जाते हैं। हमें समझ में आ गया है कि कौन से हमारे टाइप के ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं। तो हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन मोनेरा अच्छे से देख लिया है। अब एक बहुत ही ज़्यादा हाई इंपॉर्टेंस का है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि NCERT क्या कहती है। तो जो मेजर प्रेजेंट हैं हमारे मोनेरा के सारे के सारे बैक्टीरियाज, वो होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। तो हेटेरोट्रॉफ्स आर वे मोर देन ऑटोट्रॉफ्स इन केस ऑफ बैक्टीरियाज। तो हेटेरोट्रॉफ्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होंगे, और वो अब कौन से दो टाइप के होंगे? तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि ऑटोट्रॉफ दो टाइप के हो रहे हैं, वैसे ही हेटेरोट्रॉफ के भी बहुत सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप होते हैं। हम दो मेजर टाइप के देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो कौन से मेजर दो प्रेजेंट हैं जो हमारे NCERT में भी दिया है, हमारी NCERT में भी दिया है। ओके, हम एक स्लाइड ऐड करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं हेटेरोट्रॉफ्स को। तो हमारे पास है हेटेरोट्रॉफ्स।
जो हमारे हेटेरोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर हम दो मेजर टाइप के देखेंगे। कौन से हम देखेंगे पैरासाइट्स, और दूसरा हम देखेंगे कौन सा, सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स कौन से होते हैं बच्चों, सेप्रोफाइट्स वो ही होते हैं जो डेड डिकेइंग मैटर या फिर सड़े गले माल पे जी के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। वेरेज हमारे जो पैरासाइट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं वही वाले जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को हार्म करके उनके ऊपर रहकर, उनके अंदर या बाहर रहकर वहां से अपना न्यूट्रिशन ड्रॉ करेंगे और खुद जी पाएंगे। हमें समझ में आ गया इतना। तो ऐसे ही हमने देखा कि दो टाइप के हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का भी प्रेजेंट होता है, एंड इट इज द मेजर, दैट इज मेजॉरिटी इज द हेट्रोट्रॉफ्स इन केस ऑफ मोनेरा। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, और दे कैन डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। अदर ऑर्गेनिजम्स का मीनिंग हो गया पैरासाइट, क्योंकि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहकर उसके ऊपर खाने के लिए डिपेंड कर रहा है, और डेड ऑर्गेनिजम्स का मीनिंग हो गया सेप्रोफाइट्स, जो कि मरे हुए ऑर्गेनिजम्स या फिर डेड डिकेइंग लीव्स वगैरह पे जिएगा। इतना समझ में आ गया? ओके, तो हमने न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छे से देख लिया इन केस ऑफ मोनेरा। कमिंग अप, तो अब हमारे पास क्या है, अब हमें देखते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, सिंथेसिस ऑफ ऑन फूड। कौन सा क्वेश्चन है? आई थिंक फर्स्ट, सिंथेसिस ऑफ ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट अकर्स इन। तो हमने देखा कि हमारे जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो क्या कर रहे थे, वो हमारे पास जैसे CO2 H2O जैसे इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स को लेकर ग्लूकोज जैसा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट बना रहे थे। ओके, ग्लूकोज जैसा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट बना रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल बना रहे थे। तो हम यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारे पास है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो हमने देखा कि सारे के सारे ऑटोट्रॉफ, चाहे वो कीमो हो चाहे वो फोटो हो, सब के सब जब कर रहे थे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तब वो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे थे, दैट इज जो उनके खाना होगा। तो क्या हम यहाँ पर ऑल ऑफ दीज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऑटोट्रॉफ हो वो इनऑर्गेनिक को ही ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेगा। अगर ऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक कन्वर्जन हुआ, दैट इज ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है और ऑर्गेनिक ही खाना बन रहा है, तो वो कौन सा हो गया, वो हो गया हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे हमारे केस में होता है, इफ वी ईट राइस एंड ऑल ऑफ दिस, देन राइस वुड हैव स्टार्च जो कि ऑलरेडी ऑर्गेनिक है। ओके, और वो मेरे बॉडी में जाके बनेगा ग्लूकोज। समझ में आ गया? तो दोनों ऑर्गेनिक हैं, तो वो हो गया हेटेरोट्रॉफ, और इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक हो गया ऑटोट्रॉफ। तो हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके, कमिंग अप, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो हम जब मोनेरा पढ़ते हैं तो हम 2-3 टाइप के बैक्टीरिया अच्छे से पढ़ेंगे। तो उनमें से फर्स्ट है आर्के बैक्टीरिया। तो हमने कल भी अच्छे से पढ़ा था कि जब हम डोमेन्स डिवाइड किया था, तो हमने मोनेरा को 2 मेन डोमेन्स में डिवाइड कर दिया था, यू बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया। तो आर्के बैक्टीरिया इज ऑफ वेरी हाई इंपॉर्टेंस। आर्के वर्ड जब हम देखते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था कि आर्के वर्ड हो गया पुराना, जो भी एक पुराना ओल्ड टाइम का ऑर्गेनिज्म होगा, यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया है तो वो कहलाएगा आर्के बैक्टीरिया। पुराना क्यों कहला रहा है? क्योंकि एक तो ये काफ़ी एवोल्यूशन में पीछे है, उसके साथ साथ ये एक्सट्रीमिटीज़ में पाया जाता है। जितने भी एक्सट्रीम थर्मल कंडीशंस वाले बैक्टीरिया, जितने भी हेलोफाइल्स और ये सब बैक्टीरिया हम देखते हैं कि वो क्या होता है, बट जितने भी एक्सट्रीम कंडीशन वाले बैक्टीरिया हमने पढ़े थे इन द स्टार्ट, मोस्ट ऑफ देम आर आर्के बैक्टीरिया। तो हम देख लेते हैं एनसीईआरटी हमारे आर्के बैक्टीरिया के बारे में क्या कहती है। So they are very special. Why they are special? Because they can live in extreme conditions. तो वो बहुत ही ज़्यादा harsh और extreme habitats में पाए जाते हैं। कौन? हमारे आर्के बैक्टीरिया। ओके, तो हम देखते हैं कौन से एक्सट्रीम हैबिटेट्स की बात की जा रही है। सबसे पहले वो बोल रहे हैं हेलोफाइल्स। तो हेलोफाइल्स, हेलो का मीनिंग हो गया सॉल्ट। तो जो सॉल्टी, एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस में पाए जाएंगे उनको हम बोलेंगे हेलोफाइल्स। तो हेलोफाइल्स हो गए हमारे एक्सट्रीम सॉल्ट वाले, वेरी हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वाले हैबिटेट्स, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा डीप ओशंस एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, कमिंग अप,
उसके अलावा हमारे पास है थर्मोएसिडोफिल्स, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिटी दैट इज लो पीएच वाला एनवायरनमेंट, जैसे कि थर्मल स्प्रिंग्स जैसा हॉट स्प्रिंग्स जितने भी होते हैं उनमें क्या पाया जाएगा, एक तो वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा और वाटर का पीएच बहुत ही ज़्यादा लो होगा, तो उसकी वजह से हम इनको बोलेंगे थर्मोएसिडोफिल्स, क्योंकि ज़्यादा हाई टेम्परेचर और वेरी लो पीएच को टॉलरेट कर सकते हैं। तो हाई लो पीएच एंड हाई टेम्परेचर वाले कंडीशंस हो गए कौन से, हमारे थर्मोएसिडोफिल्स। हमारे थर्मोएसिडोफिल्स वाले आर्के बैक्टीरिया उन कंडीशंस में रह सकते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग का एग्जांपल हो गया। ओके, एंड मार्शी एरियाज, तो हमारे जो दलदल वगैरह होते हैं उनको हम बोलते हैं मार्श। तो दलदल जैसी एरियाज में क्या होगा, दलदल वाले एरियाज में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होगी, जो दलदल का पानी होगा उसमें ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा मिनिमल होगी या फिर ऑलमोस्ट एब्सेंट होगी। तो हमारे जो मिथेनोजेंस हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, हम मिथेनोजेंस के बारे में थोड़ा और डिटेल पढ़ेंगे इसी लेक्चर में थोड़ा सा आगे। तो हम देखते हैं कि ऐसे एक्सट्रीम मार्शी एरियाज, तो हमने देखा वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो कैन आई से कि ये जो मिथेनोजेंस हैं जो कि ऐसे मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं, दे कैन परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन एज वेल। यस, तो ये एनारोबिक भी हो सकते हैं, कौन, हमारे मिथेनोजेंस, क्योंकि वो एक्सट्रीम लो O2 वाली कंडीशंस में पाए जाते हैं। ओके, तो इतना क्लियर हो गया हमें अबाउट आर के बैक्टीरिया बच्चों। तो अब हम देखते हैं कि इनमें ये इतने ज़्यादा स्पेशल हैं क्यों, इनमें ऐसा क्या अलग है कि ये जो दूसरे बैक्टीरिया हैं वो उन इलाकों में नहीं रह पाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, दूसरे माइक्रोब हैं, वो इन इलाकों में नहीं रह पाते हैं, हॉट स्प्रिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ये जो हमारे आर्के बैक्टीरिया है वो ऐसी जगह पे रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, वो उनको स्पेशल बनाता है। जो नॉर्मल वाले हमारे बैक्टीरिया हैं, यू बैक्टीरिया जिनके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा डिफरेंट सेल वॉल का स्ट्रक्चर रखते हैं, वेयर एज जो हमारे आर के बैक्टीरिया हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर स्लाइटली डिफरेंट है। इस वजह से, इस पर्टिकुलर फीचर की वजह से हमारे जो आर के बैक्टीरिया हैं वो इन एक्सट्रीम कंडीशंस को झेल पाते हैं, क्योंकि उनका सेल वॉल बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है। ओके, समझ में आ गया। ओके, अब हम देखते हैं मिथेनोजेंस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। तो हम देखते हैं कि मिथेनोजेंस जो होते हैं दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द कैटल्स। तो हमारे जितने भी काउज बफेलोज होते हैं, अगर हम उनका स्टमक थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं है, बट उनका जैसे स्टमक होता है हमारी तरह नहीं होता है, इट इज स्लाइटली डिफरेंट, वो थोड़ा सा डिवाइडेड होता है अलग अलग पार्ट्स में। तो ऐसे 4 पार्ट्स हो गए, उन 4 पार्ट्स में से एक पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है, विच इज कॉल्ड एज र्यूमिन। तो इस र्यूमिन में क्या होता है, हमने देखा है कि जो गाय भैंस बैठी होती हैं वो कॉन्स्टेंटली कुछ चबाती रहती हैं, तो वो खा ना भी रही हो उस टाइम एक्टिवली, बट वो चबाती रहती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई कैटल खाना खाती है वो इस र्यूमिन में स्टोर हो जाता है और वो फिर बाद में उसको चबाती हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं र्यूमिनेंट्स। तो हमारे जो काउज एंड बफेलोज हैं दे आर रूमिनेंट एनिमल्स बिकॉज दे हैव र्यूमिन इन द स्टमक, जहाँ पर खाना सीधा स्टोर हो गया विदाउट चूइंग इट, एंड वो उसको बाद में चबाती रहती हैं। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पर बहुत सारी घास फूस पड़ी है, क्योंकि काउज एंड बफेलोज खाती क्या है, वो घास फूस खाती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी घास फूस पड़ी हुई है और उस घास फूस में होता है सेलुलोज। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया र्यूमिन में बहुत ही ज़्यादा सारा सेलुलोज। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर प्रेजेंट होगा हमारा मिथेनोजन बैक्टीरिया, और वो मिथेनोजन क्या करेगा, वो इस सेलुलोज को कन्वर्ट करने लगेगा इनटू मीथेन। तो इसी वजह से हमारे जो ये हमारे जो काउ डंग होता है उससे हम बायोगैस बनाते हैं। क्योंकि बायोगैस क्यों बनाते हैं? क्योंकि सेलुलोज से डायरेक्ट मीथेन बनता है, एंड मीथेन इज द गैस दैट वी कॉल एज बायोगैस। बनता किससे है? वो काउ डंग से बनता है, क्योंकि जो गट ऑफ कैटल्स होते हैं, गट ऑफ कैटल्स मतलब एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कैटल्स, उसमें प्रेजेंट होते हैं ये मिथेनोजन बैक्टीरियाज, और वो कन्वर्ट कर देंगे हमारे सेलुलोज को इनटू मीथेन। तो इसी वजह से ये कहलाते हैं मिथेनोजेंस, क्योंकि ये मीथेन गैस बनाते हैं। हमें समझ में आ गया? ओके, दे मेक मीथेन गैस एंड फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। ओके,
क्लियर? तो आर के बैक्टीरिया अब हमको अच्छे से क्लियर हो गया है मैम। हाँ जी, ओके। कमिंग अप वी हैव अ क्वेश्चन। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? आई थिंक दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। तो हम हमारा सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। आर के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरियाज इन हैविंग। तो किस वजह से आर के बैक्टीरिया स्पेशल था? कौन सा फीचर था जो उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे बैक्टीरिया से अलग बना रहा था? तो क्या वो डेफिनेट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था? डेफिनेट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर तो किसी भी प्रोकैरियोट में नहीं होता है। तो हमारे जो आर के बैक्टीरिया है वो भी प्रोकैरियोट ही हैं, तो उसमें भी एक डेफिनाइट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो दोनों सारे के सारे बैक्टीरिया में नहीं होता है वो, तो आर के बैक्टीरिया में भी नहीं होगा। तो दिस इज इनकरेक्ट। Okay, different cell wall structure. Was it cell wall that was making it very solid that it can survive in extremities? Yes, it was. तो हमारे जो cell wall का structure है that is responsible for the extreme behavior of archaebacteria. Yes, उसके अलावा भी देख लेते हैं कि उसके अलावा जो भी है obviously membranous cell organism नहीं होगा क्योंकि ये तो अगेन प्रोकैरियोट है। तो हमारा राइट आंसर होगा डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। ओके, हमें समझ में आ गया है आर के बैक्टीरिया अच्छे से। अब now coming up to the second type of bacteria that we were talking about in the previous lecture as well, which is eubacteria. तो eubacteria हमने उस दिन भी देखा था that u means ट्रू। तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, हमारे ये जो बैक्टीरिया होंगे ये ट्रू होंगे। तो हमें आर के बैक्टीरिया में भी लाइफ में कभी ना दिखे, क्या पता हम कभी भी डीप ओशंस में ना जाएं, बट यू बैक्टीरिया हमें हमारी डेली लाइफ में मिलता है। इट इज़ वेरी क्लोज टू अस। हमारे हाथों पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो होगा आर के यू बैक्टीरिया। वाई? बिकॉज इट इज़ फाउंड इन नॉर्मल एनवायरमेंट एज वेल। तो हम यू बैक्टीरिया के बारे में हमारी एनसीईआरटी अब क्या कहती है वो देख लेते हैं। तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, एंड एज आई ऑलरेडी मैंशनड, एज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट वी कॉल इट ट्रू बैक्टीरिया। यू का मीनिंग होगा ट्रू। ओके, एंड दे हैव अ वेरी रिजिड सेल वॉल। तो इनकी सेल वॉल भी काफ़ी ज़्यादा रिजिड होगी। तो अगर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि प्रेजेंट है हमारे यू बैक्टीरिया के अंदर, तो वन ऑफ देम वुड बी रिजिड सेल वॉल। तो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर यू बैक्टीरिया। तो हम देख लेते हैं, दे वुड हैव रिजिड सेल वॉल एंड इफ दे आर मोटाइल, ओनली एंड ओनली इफ दे आर मोटाइल, मतलब अगर वो मूव करते हैं, दे वुड ऑल्सो हैव अ फ्लैजिलम। वाई? बिकॉज फ्लैजिलम ओनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, राइट? फ्लैजिलम ही तो उस बैक्टीरिया को मूव कराएगा। तो मोटाइल जो हमारे बैक्टीरिया होंगे उसके अंदर हमने देखा कि दूसरा कैरेक्टरिस्टिक भी प्रेजेंट होगा जो कि है फ्लैजिलम। तो हमारे यू बैक्टीरिया में फ्लैजिलम भी पाया जा सकता है। तो अब हम जब भी हमारे यू बैक्टीरिया को पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पे यू बैक्टीरिया को पढ़ रहे हैं, हम दो मेन टाइप के यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे। सबसे पहले वुड बी आर साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। तो हमारे साइनोबैक्टीरिया हो गए फर्स्ट टाइप के यू बैक्टीरिया जिसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम एक सेकेंड टाइप भी देखेंगे जो कि होगा माइकोप्लाज्मा। तो हम इनको एक एक करके देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे साइनोबैक्टीरिया दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गे को, और हमारी एनसीईआरटी ब्लू ग्रीन एल्गे के बारे में क्या कहती है। तो इट इज ऑफ वेरी हाई इंपॉर्टेंस एंड इट इज ऑल्सो वेरी अबंडेंट ऑफ कोर्स। सो साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे है इसका क्या पुराना नाम, इसका पहला नाम जिसको पहले बोलते थे वो कहते थे ब्लू ग्रीन एल्गे, अब उसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो क्या होता है हमारे ब्लू ग्रीन एल्गे में? सबसे पहले ये ग्रीन होता है। अब ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि इसमें होता है एक पिगमेंट प्रेजेंट विच इज वेरी सिमिलर टू आर पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन आर हायर प्लांट्स। जो भी हमारे आसपास बड़े बड़े पेड़ पौधे प्रेजेंट है हरे रंग के, उनके अंदर हमें पता है फोटोसिंथेसिस होता है, दैट इज ड्यू टू क्लोरोफिल। तो हमारे जो ब्लू ग्रीन एल्गे है इसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है। विच क्लोरोफिल? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है विच इज सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। तो हमारे प्लांट से सिमिलर एक कैरेक्टरिस्टिक आ गया है जो कि है क्लोरोफिल ए। तो इसमें एक पिगमेंट भी प्रेजेंट हो गया है। कौन सा पिगमेंट? हमारे पास हो गया है क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट।
तो काफी कुछ प्रेजेंट है हमारे यू बैक्टीरिया में। ओके, कमिंग अप, तो बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोफिल ए कैन वी से दैट इट वुड बी फोटोसिंथेटिक। ऑब्वियसली अगर इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे तो ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करेगा। तो हमारा जो ब्लू ग्रीन एल्गे है इट वुड बी अ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। हमने जो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया देखे, उसमें ऑटोट्रॉफ देखे, उसमें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ देखे, तो उसका एक बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल हो गया हमारा कौन सा, हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे वुड बी अ वेरी सॉलिड एग्जाम्पल। तो हम इसको साइनोबैक्टीरिया को अच्छे से याद कर लेंगे एज एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ओके, कमिंग अप, तो अब जो ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसके स्ट्रक्चर्स को अगर हम डिस्कस करें तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है। कैसे कैसे? सबसे पहले तो ये एज अ सिंगल, दैट इज एक यूनिसेलुलर, एक ही अकेला भी प्रेजेंट हो सकता है। उसके अलावा ये कॉलोनी में भी प्रेजेंट हो सकता है, ऐसे 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 भी प्रेजेंट हो सकता है। उसके अलावा इट कैन बी प्रेजेंट एज अ फिलामेंट एज वेल। फिलामेंट क्या? एक लॉन्ग जब स्टैक करते हैं, एक के ऊपर एक गोलों को स्टैक कर देंगे तो एक फिलामेंट बना लेगा। तो इसी तरह साइनोबैक्टीरिया के फिलामेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो दिस इज द 3 फॉर्म्स इन विच आर साइनोबैक्टीरिया कैन बी प्रेजेंट। अब एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताती है रिगार्डिंग आर कॉलोनियल साइनोबैक्टीरिया कि उसके बाहर कुछ प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? इट इज अ शीथ। तो ऐसे ऐसे कुछ मटेरियल प्रेजेंट होता है आउटसाइड आर कॉलोनीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया एंड ऑल्सो द फिलामेंट्स ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। और इस शीथ को, दैट इज अ जिलेटिनस शीथ। तो ये हो गई हमारी जिलेटिनियस शीथ। इसको हम म्यूसिलेज की शीथ भी बोलते हैं। हमारे जो एनसीईआरटी है उसमें इसको म्यूसिलेज की शीथ भी बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा म्यूसिलेज प्रेजेंट, जिसे सराउंड कर लिया हमारे कॉलोनीज और फिलामेंट को और चिपचिपा बना दिया है। म्यूसिलेज और जिलेटिन जिस सब्सटेंस की बात कर रहा है यहाँ पर, वो होगा एक चिपचिपा सा सब्सटेंस जो कि स्टिकी बना देगा हमारे इस साइनोबैक्टीरिया को। हमें समझ में आ गया ये चीज़ अच्छे से। ओके, अब हम देख लेते हैं कि एनसीईआरटी का क्या कहना है इसके बारे में। तो एनसीईआरटी कह रही है कि साइनोबैक्टीरिया दे कैन बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। तो ये हो गया यूनिसेलुलर, ये हो गया कॉलोनियल और ये हो गया फिलामेंटस। तो वो हो गया दे कैन बी फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल। तो सारे के सारे ऑलमोस्ट हैबिटेट में हमें मिल जाएगा, हमें जमीन पे भी मिल जाएगा और हमें पानी में मिल जाएगा। कौन से पानी में? फ्रेश में भी और मरीन में भी। दैट इज फ्रेश मतलब लेक्स जैसे एरियाज में भी, और मरीन मीन्स समुद्र वगैरह में भी। ओके, और इसी वजह से जो हमने ये शीथ पढ़ी जिलेटिन और म्यूसिलेज की, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो पानी वाले बैक्टीरियाज होंगे मेनली, उनमें ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। स्टिकी, उनको गीला रखने में काफ़ी मदद करेगी। ओके, हमें समझ आ गया है। अब हमने देखा कि एनसीईआरटी बता रही है हमको इन जिलेटिनियस शीट्स के बारे में जो प्रेजेंट होंगे आउटसाइड द कॉलोनीज ऑफ these cyanobacterias। ओके, हमें क्लियर है। नाउ द थिंग इज कि जब हम देखते हैं कि लेक जो काफ़ी टाइम से अनडिस्टर्ब्ड है, काफ़ी टाइम से उसको साफ नहीं किया, काफ़ी टाइम से वो गंदी और पॉल्यूटेड पड़ी है, तो उसमें बहुत सारा ग्रीन मटेरियल जम जाता है सरफेस के ऊपर, पूरा ग्रीन दिखने लग जाता है वो लेक। तो वो किसकी वजह से होता है बच्चों? दैट इज बिकॉज ऑफ दीज साइनोबैक्टीरिया। वो ब्लूम्स मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में जब रिप्रोड्यूस करेगा तो बहुत ही ज़्यादा पूरे एरिया को कवर कर लेगा, तो उससे हम ब्लूम फॉर्मेशन बोलते हैं। तो वो जो हमारे साइनोबैक्टीरिया है वो ब्लूम्स फॉर्म कर लेंगे इन व्हाट? इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। तो पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज क्या हुआ बच्चों? पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज हुए जैसे कि हमारे लेक्स वगैरह, गंदे नाले, जैसे कि जिनमें होगा बहुत ही ज़्यादा हाउस होल्ड वाला वेस्ट। तो हाउस होल्ड वेस्ट हमें पता है एक्सक्रीटा कंटेन करता है, और एक्सक्रीटा में क्या होगा बच्चों? काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन में ये काफ़ी अच्छे से फलते फूलते हैं हमारे साइनोबैक्टीरिया। यस, ओके। तो ब्लूम्स इज ऑफ वेरी हाई इंपॉर्टेंस। अब ब्लूम्स जो वर्ड हमने यहाँ पे पढ़ा है
इसको अच्छे से याद कर लेना। कौन ब्लूम बनाता है? साइनोबैक्टीरिया बनाता है। ओके, तो हम यहाँ पर एक और चीज पढ़ते हैं ऑफ वेरी हाई इंपॉर्टेंस, विच इज दैट दीज साइनोबैक्टीरिया व्हाट कैन दे आल्सो डू? दे कैन आल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया के थ्रू की जाती है उसके बारे में इस लेक्चर में आगे थोड़ा सा और अच्छे से भी पढ़ेंगे, बट हम एक चीज अच्छे से याद कर लेते हैं, जो साइनोबैक्टीरिया है वो भी नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। अब हम देखते हैं कि कैसे। तो let's say we don't have the diagram right now, so I will draw a diagram। तो जैसे ये हमने फिलामेंट्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया देखा, तो हमने यहाँ पर देखे कुछ फिलामेंट्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो हमारे एनसीईआरटी में ऐसा कुछ डायग्राम आपको मिलेगा। अगर आपने अभी अपनी एनसीईआरटी खोल रखी है तो उसको देख लेना कि ऐसा सा कुछ हमारे पास डायग्राम होगा इन आर एनसीईआरटी। तो यहाँ पर ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर दिया है? ये दिया गया है एक फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। ये क्या है? एक फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया। ओके, ये हमें दूसरे कलर से करना चाहिए था, जो कि ये ग्रीन। ये है हमारा फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया। अब यहाँ पर ये जो हमने येलो कलर से ड्रॉ किए हैं, ये क्या है? ये है नॉर्मल साइनोबैक्टीरिया। ये वाले क्या है? नॉर्मल साइनोबैक्टीरिया वाले सेल्स। ये है नॉर्मल सेल्स। वेयर एज जो हमने पिंक वाले ड्रॉ किए हैं, दीज आर वेरी स्पेशल सेल्स। कौन से वेरी स्पेशल सेल्स? दीज आर वेरी स्पेशल हेटेरोसिस्ट सेल्स। इनको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट सेल्स, जो कि प्रेजेंट है हमारे फिलामेंटस साइनोबैक्टीरियाज में। अब इस हेटेरोसिस्ट का काम क्या है? इसका काम है कि इसमें वो सारा मटेरियल प्रेजेंट है जो कि रिक्वायर्ड होगा टू फिक्स नाइट्रोजन। तो दीज हेटेरोसिस्ट जो कि प्रेजेंट है इन बिटवीन आर फिलामेंट्स ऑफ cyanobacteria, they are responsible for fixing nitrogen, so they would fix nitrogen in a filament। यहाँ पे हमारा हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्स हो गया है और इधर उधर बाकी सेल्स में भेज दिया जाएगा। ऐसे ही इस बैक्टीरिया को खाना मिलता है। तो हमारे जो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया हो गए, हमने देख लिया है कि दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग नाइट्रोजन। और हम देखते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया विच इज नोस्टोक एंड एनाबीना। तो ये दो जो हमारे साइनोबैक्टीरिया है वो काफ़ी अच्छे से नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं। किसकी मदद से? हेटेरोसिस्ट, स्पेशलाइज्ड हेटेरोसिस्ट सेल्स जो हमने यहाँ पर देखे। ओके बच्चों, ओके, अच्छे से समझ में आ गया हम लोगों को। अब अच्छे से इतना समझ में आ गया है तो आई थिंक हम एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या कहता है हमको? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्लू ग्रीन एल्गी। तो हमने पढ़ा कि हमारी एनसीईआरटी ब्लू ग्रीन एल्गी वर्ड भी यूज कर रही है फॉर साइनोबैक्टीरिया ओनली। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? ये साइनोबैक्टीरिया ही है। तो हमारे यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया की बात ही चल रही है, जिसको हमने इतना ज़्यादा डिटेल में अभी पढ़ा। तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में क्या कह रहा है? दीज आर ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। यस, दीज आर ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए बी सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। तो हमने पढ़ा कि इनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। तो वो कौन सा पिगमेंट था? हमने देखा वो था पिगमेंट ए ओनली। तो क्या इनमें बी था? बी तो नहीं था ना इनमें, तो ये हो गया गलत। whereas the first one was right। yes, तो ग्रीन प्लांट जैसा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, बट वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, बी नहीं होता है। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से ध्यान देकर समझना है, ठीक है। तो उसके अलावा दीज आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो अगर इनमें क्लोरोफिल हो गया है तो हम जो स्ट्रक्चर देखा था हम उसमें देख लेते हैं। हमने जो स्ट्रक्चर बनाया इसमें हमने ग्रीन कलर का कुछ बनाया। जो ग्रीन कलर का है ये है क्लोरोप्लास्ट। जैसे हम पढ़ते हैं कि क्लोरोप्लास्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे किसके लिए? हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये जो हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट है ये हमारा फोटोसिंथेसिस भी कराएगा। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा फोटोसिंथेटिक। ये हो गए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। यस, ओके। तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट नहीं, इट वॉज अ पिगमेंट, इट वॉज क्लोरोफिल ए पिगमेंट। तो हमारे पास यहाँ पर क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट है इनटू आर साइनोबैक्टीरियाज। यस, ओके। तो उसके अलावा इट इज सेइंग कि इट कैन बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। तो क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हमने यहीं पर देखा बच्चों कि ये थ्री फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। तो ये तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी सही है।
So it can be unicellular, colonial और filamentous. And next is that it can occur in aquatic as well as terrestrial. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है बच्चों. टेरेस्ट्रियल दैट इज जमीन पे भी पाए जा सकते हैं, उसके अलावा टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक दैट इज बोथ मरीन एज वेल एज फ्रेश, दोनों ही एनवायरमेंट में ये पाए जा सकते हैं. तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास हो गया 1, 3, 4 एंड 5. तो कौन सा है? आई थिंक आवर ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है 1, 3, 4 एंड 5. ओके, तो हमने अच्छे से अब साइनोबैक्टीरिया दैट इज इट वाज एन एग्जांपल ऑफ यू बैक्टीरिया, उसको भी अच्छे से क्लियर कर लिया है. तो हमने देखा कि हमारे पास कुछ और भी एनसीईआरटी में दिए हैं, कुछ और टाइप के भी बैक्टीरिया दिए हैं. वो कौन से हैं? हमारे पास यहाँ पर हमको मिला है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ. तो हमारे पास यहाँ पर है कौन से? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है. सो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि वो क्या कर रहा है, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, उनको यूज कर रहा है टू रिलीज द एनर्जी के लिए फॉर द एटीपी प्रोडक्शन. एटीपी का जो प्रोडक्शन होगा, उस एटीपी का यूज किस लिए होगा? उस एटीपी का यूज होगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड. तो फूड बनाया जाएगा हमारे एटीपी का यूज करके. तो वो हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्रोजन के सब्सटेंसेस, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट एंड अमोनिया जैसे सब्सटेंसेस को लेकर उनके बॉन्ड्स तोड़ेगा. उससे जो एनर्जी दैट इज एटीपी रिलीज होगी, उस एटीपी को यूटिलाइज करेगा टू मेक फूड. दैट्स वाई वी कॉल इट कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ. समझ में आ गया बच्चों? ओके, अब देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना. यहाँ पर दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स. तो हम इसको अच्छे से देखते हैं कि कैसे न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग करता है. हम ये इकोलॉजी का पार्ट है वैसे तो, बट हम थोड़ा सा एक ब्रीफ देख लेते हैं कि कैसे न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग करेगा. तो क्या होता है बच्चों, हमारे पास है क्या है? हमारे पास है हवा में नाइट्रोजन. हमें पता है हवा में बहुत सारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है. तो ये हवा वाला नाइट्रोजन है, बट इट कैन नॉट बी यूटिलाइज ऐसे ही. तो यहाँ पर हमारे पास है एक पौधा. इस पौधे के पास है कुछ जड़ें. इन जड़ों में प्रेजेंट है क्या? एक बैक्टीरिया, जो कि क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्स करता है. तो हमारे पास हो जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होकर क्या बन जाता है बच्चों? हमारे पास बन जाता है अमोनिया. तो अमोनिया इज द फॉर्म जो कि यूटिलाइज हो सकता है बाय प्लांट. नाइट्रोजन जो हवा में है वो तो नहीं हो सकता है ना. तो ये बैक्टीरिया जो हमने देखा, जो नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो मदद कर रहे हैं इस प्लांट की. ओके, तो हमने अब क्या देखा कि और साइकिल आगे कैसे चलती है इस नाइट्रोजन की, कि जो अमोनिया बन गया है, it is then converted into NO2 negative, that is नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है. उसके अलावा it is converted to नाइट्राइट in further, that is NO3 नेगेटिव में भी कन्वर्ट हो जाता है. तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि यहाँ पर हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, बट हम देख लेते हैं बच्चों कि कौन से होते हैं. हमारा जो नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया है, नाइट्रोमोनास क्या है? नाइट्रोमोनास इज अ नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया. वो करेगा हमारे अमोनिया को NO2 नेगेटिव में कन्वर्ट. वेरएज जो हमारा नाइट्रोबैक्टर है, नाइट्रोबैक्टर हमारा बच्चों क्या करेगा? वो इस NO2 नेगेटिव को फर्दर NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा. तो हम थोड़ा सा यहाँ पर केमिस्ट्री देख लेते हैं. तो केमिस्ट्री हमारी क्या कह रही है बच्चों? केमिस्ट्री हमारी कह रही है कि इस अमोनिया के पास था हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन से लगकर इसके पास क्या आ गए हैं? कुछ ऑक्सीजन, और फिर वो ऑक्सीजन बढ़ गए हैं. तो ये रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन हटाकर ऑक्सीजन आते हैं, इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? इस रिएक्शन को बोला जाता है ऑक्सीडेशन. तो ये जो दो स्टेप्स हैं which are performed by our nitromonas and nitrobacter, these are steps of oxidation. तो हमारे जो बैक्टीरियाज हैं ये ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर. तो ऑक्सीडेशन हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया? कुछ एनर्जी रिलीज हो गई. तो यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, ये एनर्जी यूटिलाइज हो रही है फॉर मेकिंग फूड. एंड नाउ व्हाट हैपन्स बच्चों कि वापस से ये जो NO3 नेगेटिव है, वापस से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है दैट इज N2 में कन्वर्ट हो गया, जिस स्टेप को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन. तो वापस से डीनाइट्रिफिकेशन भी हो गया. सो दिस
is what we call as nutrient cycle और nutrient recycling। तो यहाँ पर हमने देखा नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग हो रही है with the help of what? with the help of a few bacterias, जैसे कि कौन से जैसे कि नाइट्रोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं जो कि हमारे नाइट्रोजन को डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करके उसकी साइक्लिंग करवाते हैं, रिसाइकिल करते हैं हमारे नाइट्रोजन को। हमें समझ में आ गया बच्चों अच्छे से? हम इसको इकोलॉजी में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेंगे, बट अब वही हम ध्यान देते हैं कि हमारी एनसीईआरटी क्या कह रही है। तो हमारी एनसीईआरटी क्या कह रही है बच्चों? कह रही है कि जैसे हमने देखा कि इट प्लेज वेरी ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, लाइक जैसे हमने देखा नाइट्रोजन, वैसे ही फॉस्फोरस के साथ में भी कर सकते हैं, आयरन एंड सल्फर के साथ में भी हो सकता है। तो जो साइकिल हमने नाइट्रोजन की देखी, ऐसे ही फॉस्फोरस, सल्फर एंड आयरन की साइकिल भी ये हमारे जो बैक्टीरियाज हैं वो करवा सकते हैं। तो ये कौन से बैक्टीरिया हो गए? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। केमिकल्स के ब्रेकिंग से जो एटीपी बनी उसका यूटिलाइज करके हमारा अपना खाना ये बनाएंगे। ओके, नाउ क्लियर। तो हम देखते हैं कि एक और टाइप का बैक्टीरिया जिसके बारे में हमारी एनसीईआरटी बात करती है, विच इज द हेटेरोट्रॉफिक। तो हमने काफी अच्छे से ऑटोट्रॉफिक देख लिए। कौन से ऑटोट्रॉफिक? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक देख लिए हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक्स देख लिए हैं। फोटोसिंथेटिक कौन सा था? साइनोबैक्टीरिया। एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक कौन से थे? हमने देखा एनाबीना और नोस्टॉक था। तो हम पूरा न्यूट्रिशन की तरफ, न्यूट्रिशन का फ्लो चार्ट लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब आ गए हैं हेटेरोट्रॉफ्स, जो कि हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस के। व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी वेरी अबंडेंट। ऑटोट्रॉफ से कहीं ज्यादा अबंडेंट होते हैं हमारे हेटेरोट्रॉफ्स। तो हम देख लेते हैं हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में हमारे एनसीईआरटी क्या बोलती है। So it says that it is the most abundant. Okay, let's change the color. It is the most abundant. बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है एज कंपेयर टू ऑटोट्रॉफ्स। तो बहुत ही ज्यादा अबंडेंट है इन आवर नेचर एंड मोस्ट ऑफ देम आर नाउ डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स हमने पहले भी पढ़ा बच्चों, क्या होते हैं? डीकम्पोज करते हैं जो भी वेस्ट मटेरियल है उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस करवा कर उसको सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक करते हैं, वो कहलाएंगे डीकम्पोजर्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। तो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्या है, हम उसको पढ़ लेते हैं। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट से यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी कहना चाह रही है कि बहुत ही ज्यादा हाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के होते हैं हमारे बैक्टीरिया। कैसे? क्योंकि सबसे पहले इकोनॉमिक यहाँ पे हमने बोला है इंपॉर्टेंस। ये वर्ड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंपॉर्टेंस का मतलब है हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। तो हम बेनिफिट्स, दैट इज फायदा और नुकसान दोनों की बात करेंगे, क्योंकि हमें कुछ भी इकोनॉमिकली देखने के लिए फायदे और नुकसान दोनों कंसिडर करने पड़ेंगे। तो ये जो हमारे हेटेरोट्रॉफ बैक्टीरिया हैं ये बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हैं ऑन ह्यूमंस। व्हाई? Because these are responsible for making curd from milk। तो हमारा जो कर्ड इंडस्ट्री है, हमें पता है कि ह्यूमंस के लिए कर्ड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो किसकी मदद से होता है? वो होता है दीज बैक्टीरियाज की मदद से। अब कौन से बैक्टीरिया की मदद से, वो भी हम देख लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर वो कर्ड बना रहे हैं फ्रॉम मिल्क, तो हम देख लेते हैं कि करके कि आखिर क्या क्या होता है। तो क्या क्या होता है बच्चों कि हमने देखा कि डीकम्पोजर्स, हेटेरोट्रॉफ का एक टाइप हो गया डीकम्पोजर्स। और सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं? सबसे पहले वो बना रहे हैं कर्ड। तो कर्ड कौन सा बैक्टीरिया बनाएगा? कर्ड हमारा बना देगा लैक्टोबैसिलस। तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल देख लिया लैक्टोबैसिलस का, जो कि बना रहा है कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो ये हो गया फर्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। उसके अलावा हमें क्या मिलता है बैक्टीरिया से? उसके अलावा हमें एनसीईआरटी हमारी जो कह रही है, हमको मिलते हैं एंटीबायोटिक्स। तो हमें दूसरी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या हो गई कि हमको इनसे एंटीबायोटिक भी मिलते हैं। कौन से टाइप से? जो स्ट्रेप्टोमाइसिस फैमिली है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस से हमको मिल जाएंगे बहुत सारे एंटीबायोटिक। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस दे देंगे हमको एंटीबायोटिक्स। उसके अलावा और क्या क्या होता है देखते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या कह रही है हमको। तो दे आर मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। उसके अलावा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स।
उसके अलावा जैसे कि हमने पहले पढ़ा, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, तो वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करा देते हैं किसमें, लेग्यूम रूट्स में। लेग्यूम कौन से थे, वही थे हमारे मूंग दाल जैसे पेड़ पौधे, उनकी रूट्स में हमारे पास क्या प्रेजेंट थे, ये बैक्टीरिया प्रेजेंट थे इन सिम्बायोटिक रिलेशन। तो हमारे सिम्बायोटिक रिलेशन में क्या प्रेजेंट थे, राइजोबियम। हमने एग्जांपल देखा है, राइजोबियम इज प्रेजेंट इन सिम्बायोटिक रिलेशन विद लेग्यूमिनस रूट्स एंड वो क्या करता है, वो करवाता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन, जो कि हमने ऑलरेडी पूरा नाइट्रोजन साइक्लिंग देख लिया है। तो ये क्या है, यहाँ पर ये है मेरा एक लेग्यूमिनस प्लांट और ये है इसकी रूट्स। तो ये जो इसकी रूट्स हैं इनमें प्रेजेंट है हमारा क्या, इसमें प्रेजेंट है हमारा ये राइजोबियम। तो राइजोबियम यहाँ पर हो गया प्रेजेंट। तो ये तो हो गया सिम्बायोटिक रिलेशन, दैट इज दोनों को फायदा हो रहा है। राइजोबियम को क्या मिल रहा है, राइजोबियम को मिल रहा है घर, और ये जो हमारा लेग्यूम है इसको क्या मिल रहा है, इसको मिल रहा है खाना। खाना इन द सेंस नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट मिल रहा है, क्योंकि हवा से फिक्स करके नाइट्रोजन को यहाँ पर ये एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। प्लांट अदरवाइज कभी भी नाइट्रोजन को कन्वर्ट नहीं कर पाता, तो दोनों को फायदा हो रहा है। तो ये तो हो गया सिम्बायोटिक रिलेशन। तो राइजोबियम अकेला ऐसे ही प्रेजेंट नहीं होता है, राइजोबियम हमेशा दैट इज इन सिम्बायोटिक रिलेशन प्रेजेंट नहीं होता है, वो अकेला भी प्रेजेंट हो सकता है। तो जब वो अकेला प्रेजेंट होगा तब वो आएगा अंडर अ डीकम्पोजर, तो एक टाइप का डीकम्पोजर बन जाएगा वो राइजोबियम, अगर वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए हम इसको डीकम्पोजर की लिस्ट में ले रहे हैं। तो डीकम्पोजर हमने पढ़ लिए हैं तीन बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले, दैट इज लैक्टोबैसिलस जो हमें कर्ड दे रहा है फ्रॉम मिल्क, स्ट्रेप्टोमाइसिस वाले जो कि हमें एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, और हमने देख लिया राइजोबियम जो कि नाइट्रोजन फिक्स करा रहे हैं। तो ये सारे हमने फायदे देख लिए, अब थोड़ा सा नुकसान भी देख लेते हैं। अब इतना देख ही रहे हैं तो इकोनॉमिक्स को, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, जो एक बैक्टीरिया है वो सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए नहीं है बच्चों, वो नुकसान भी कराते हैं। अब नुकसान क्या कराते हैं कि वो पैथोजन होते हैं। पैथोजन क्या होगा, पैथोजन होगा बीमारियां करने वाला। तो ये बैक्टीरिया है वो काफी सारे बीमारियां भी कर देते हैं, किन में, हम में और हमारे आसपास के पशुओं में, हमारे पेट्स में और हमारे कैटल्स में। तो क्या कर रहे हैं, दे कॉज डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, apart from that they can cause damage to crops, not crops, crops, तो crops में भी डैमेज कर सकते हैं। उसके अलावा वो कर सकते हैं फार्म एनिमल्स में, दैट इज हमारे कैटल्स, गाय भैंस वगैरह वगैरह, और हमारे डॉग्स एंड कैट्स दैट इज आर पैट्स एज वेल। तो हमारे लिए जो भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला है उन सब में ये बीमारियां कर सकते हैं। कौन सी बीमारियां, वो भी हमारे एनसीईआरटी ने बताया है। तो कोलेरा हो सकता है, तो कोलेरा किया जा सकता है, टाइफॉइड किया जा सकता है, टाइफॉइड इज ऑल्सो अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उसके अलावा टेटनस, तो टेटनस इज ऑल्सो अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उसके अलावा सिट्रस कैंकर, तो सिट्रस कैंकर को हम अलग डब्बे से करते हैं, एक सेकेंड, सिट्रस कैंकर को हम अलग डब्बे से क्यों करते हैं, क्योंकि आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज ओनली दिस सिट्रस कैंकर इज अ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया इन प्लांट्स। क्रॉप्स में, कौन सी क्रॉप में, नींबू की क्रॉप में। नींबू कैसे पता चला, नींबू पता चला क्योंकि ये बोल रहा है सिट्रस, सिट्रस का मतलब क्या होते हैं, नींबू जैसे, दैट इज खट्टे वाले प्लांट्स। तो जितने भी लेमनी दैट इज नींबू वाले प्लांट हैं उनमें सिट्रस कैंकर बीमारी कर सकता है। उसके अलावा ये जो तीन बीमारियां हमने देखी ये तो हमारी ह्यूमंस की ही बीमारियां हैं। यस, तो हम देख लेते हैं कि ये कौन से डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं जो हमारे ये डिजीज कर सकते हैं। कौन सी डिजीज हमारी डिजीज हो रही है, कोलेरा, टाइफॉइड एंड टेटनस। तो हमारे पास है यहाँ पे पैरासाइट्स की बात चल रही है। अब पैरासाइट्स कौन से हो गए, सबसे पहले हो गया कोलेरा। तो कोलेरा कौन सा कर रहा है, कोलेरा इज डन बाय विब्रियो कोलेरे। तो विब्रियो कोलेरे नाम का हमारा बैक्टीरिया क्या कर रहा है, कोलेरा कर रहा है। उसके अलावा सेल्मोनेला टाइफी हमारा टाइफॉइड कर देगा, और हमारा जो सिट्रस कैंकर है वो हमारा लेमन्स के प्लांट्स में हो जाएगा। तो हमें इतना सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा हम एक्सटेंसिव कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल्स में कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। तो हमने कौन से दो टाइप के हेट्रोट्रॉफ्स देख लिए, हमने दो हेट्रोटाइप देख लिए हैं। डिकम्पोजर जो कि सड़े माल गले माल दैट इज डेड ऑर्गेनिज्म पे जिएगा, वेयर एज पैरासाइट्स जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जिएगा, दैट इज उसके अंदर वो बीमारियां भी कॉज कर सकता है, दैट इज पैथोजेनिक बिहेवियर भी शो कर सकता है। ओके, कमिंग अप, तो हमने हमारे अब वो देख लिए हैं सारे के सारे टाइप के तीनों दैट इज हेट्रोट्रॉफ्स,
कीमोऑटोट्रॉफ्स एंड फोटोऑटोट्रॉफ्स हमने देख लिए। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे सारे बैक्टीरिया हैं, जितने भी टाइप के हमने पढ़े, वो अपनी प्रोजनी कैसे फैलाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन कैसे लाते हैं इस दुनिया में। तो हम बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रिप्रोडक्शन नहीं होता है इनका, एक बहुत ही सिंपल सा रिप्रोडक्शन होता है जो कि मेनली पाया जाता है, जो कि कौन सा है बच्चों, हमारे एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है ऐसा कुछ। तो वो एक ऐसा क्या है, यहाँ पे एक बैक्टीरिया कि बहुत ही गंदा बैक्टीरिया बन गया है, एक प्यारा सा बैक्टीरिया बनाते हैं। तो ये है हमारा एक बैक्टीरिया और यहाँ से दूसरा बैक्टीरिया बन रहा है, एक बैक्टीरिया के दो बैक्टीरिया हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपस से बीच से टूट रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है थोड़ा सा, और वो डीएनए दूसरे में भी चला जाएगा, थोड़ा सा आधा आधा बट जाएगा। तो उसके बाद ये ऐसे कट जाएंगे मतलब ऐसे ऐसे धीरे धीरे दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है बच्चों, दिस इज कॉल्ड फिजन। एक बैक्टीरिया से टूटकर, दैट इज ऐसे ऐसे एक बैक्टीरिया है, ऐसे 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 होकर दूसरा बैक्टीरिया बन जाना इज कॉल्ड फिजन। तो यहाँ पर हो रहा है फिजन। तो जो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन, मेन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ फिजन ओनली। फिजन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज वेल एज ऑफ वेरी हाई इंपॉर्टेंस इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियाज। तो हमारी एनसीईआरटी क्या बोल रही है वो देख लेते हैं कि दे मेनली रिप्रोड्यूस बाय फिजन। मेनली फिजन के थ्रू इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है प्यारे बच्चों। कैसे? इस तरीके से, ऐसे एक का दो बन जाना। उसके अलावा क्या होगा, बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर हो गया, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर हो गया जैसी कंडीशंस, जिनको हम क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस। तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस क्या बन जाएंगे, ऐसे कुछ स्पोर भी बन सकते हैं। स्पोर बना के देख ले कैसे बनते हैं। स्पोर कैसे बनते हैं, ऐसे करके ऐसे 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 कुछ स्पोर्स का डायग्राम है जो हमने देखा था, पेज है, बहुत ही पीछे जाना पड़ेगा, एक सेकंड देख ही लेते हैं आराम से। कहाँ पे हैं स्पोर्स बच्चे, कहाँ पे हैं स्पोर्स, हमने स्पोर्स देखे यहाँ पर। तो यहाँ पर यस, तो ऐसे यहाँ पर हमारे क्या प्रेजेंट है, स्पोर्स भी बन जाते हैं। वो कब बनते हैं, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन जैसे हमने देखा यहाँ पे हमारे बेसिलाई बैक्टीरिया के अंदर स्पोर्स बन रहे हैं, तो स्पोर्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन हो गया। किस केस में, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस ओनली। तो वापस जाते हैं, एक सेकेंड बच्चों बस, ओके। तो हमने यहाँ पे देख लिया क्या होता है, यहाँ पर अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। स्पोर्स की फॉर्मेशन भी हो जाती है। अब हमें एक बहुत ही ज्यादा जेनजी वर्ड मिला है जो हम आजकल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो वो वर्ड क्या है, सोटा, दैट इज सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, ऐसा कुछ वर्ड मिला है। दैट इज एग्जैक्टली वो नहीं, बट उसके जैसा थोड़ा थोड़ा। तो हमने यहाँ पे देखा कि एनसीईआरटी यूज कर रही है सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है इनमें। तो एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, काइंड ऑफ थोड़ा थोड़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा ही कुछ हो रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे आसान शब्दों में, हम इसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा, लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा भी एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हमारे बैक्टीरिया में हो रहा है। वो कौन सा है, वहां पर क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, देख लेते हैं कैसे होता है। वहां पर होता है एक बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया के बाहर पड़ा है, इस बैक्टीरिया के अंदर भी कुछ डीएनए है। सबसे पहले तो अंदर डीएनए है, उसके अलावा थोड़ा सा बाहर भी डीएनए कहीं से आ गया और वो घुस गया इस बैक्टीरिया के अंदर। तो ये डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर चला गया है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए, और वो दोनों मिक्स होकर सारे जो चेंजेस होते हैं, वेरिएशंस, वो आ गई हैं। और इसी वजह से जो वेरिएशंस आ रहे हैं उसकी वजह से हम इसको सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो हमें पता है वेरिएशन नहीं आती है, बट यहाँ पर क्योंकि दो पेरेंट डीएनए यूज हो रहे हैं, एक ये वाला जो बाहर से आया, एक जो बैक्टीरिया में ऑलरेडी अंदर प्रेजेंट था। दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है, दो बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं है अभी तक, मतलब हो भी सकते हैं, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ दूसरा डीएनए इन्वॉल्व है। उसकी वजह से एक प्रोजनी बन रही है which would have some variations in its DNA. That's why it is kind of called sort of sexual reproduction, not actual sexual reproduction. क्यों नहीं कहलाता ये असली का sexual reproduction? क्योंकि इसमें हमने देखा कि हमारे पास गमीट्स नहीं बन रहे हैं, यहाँ पर कोई भी गमीट्स नहीं बन रहे हैं, यहाँ पर कोई भी फ्यूजन दैट इज फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी एब्सेंट है।
तो ये जो बेसिक प्रोसेसेस हैं ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से हम इसको सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, नॉट एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गया बच्चों? इतना कंफ्यूज तो नहीं होंगे हम, कभी भी नहीं होंगे ना? ओके, तो सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट बाय अडॉप्टिंग, मतलब ले रहा है ये अपने अंदर, क्या ले रहा है? एक प्रिमिटिव टाइप से डीएनए। प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर भी हम समझ लेते हैं कैसे होता है, बट हमने यहाँ पे देखा कि थोड़ा सा जो डीएनए है वो ट्रांसफर हो रहा है, उस वजह से एक प्रोजनी बन रहा है। तो प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अदर। तो ये ऐसे ही एनवायरनमेंट से ऐसे इंडिविजुअल डीएनए भी उठा सकता है। उसके अलावा दो बैक्टीरिया आपस में मिलकर, जो कि हम कंजुगेशन भी बोलते हैं। अब कंजुगेशन अब क्या आ गया मैम नया, तो इतना ज़्यादा डिटेल में बढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रिमिटिव टाइप के 3 टाइप हम देख लेते हैं वो भी, बट कंजुगेशन में 2 बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो रहे हैं, बेसिकली आपस में अपना डीएनए ऐसे दे रहे हैं और एक वेरिएशंस के थ्रू बैक्टीरिया बन जा रहा है। तो देख लेते हैं क्या क्या प्रिमिटिव टाइप के डीएनए ट्रांसफर हो रहे हैं। ओके, 1 सेकेंड बच्चों, बस 1 सेकेंड। तो कैसे हो रहा है हमारे पास यहाँ पर हो रहा है एक प्रिमिटिव टाइप से डीएनए ट्रांसफर। कौन से तरीके? सबसे पहले हमने देखा कंजुगेशन, उसके अलावा ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। तो हमने देखा यहाँ पर ट्रांसडक्शन, और तीसरा क्या? ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। तो मैम क्या इन सब का जानने की भी जरूरत है कि क्या है ये? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके तो एनसीईआरटी में ये आगे आपको थोड़ा सा मिल सकता है एक आधा, बट अभी नहीं दिया तो इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। बट एक बार मतलब ब्रीफ के लिए देख सकते हैं, समझने के लिए देख सकते हैं। तो प्रिमिटिव टाइप के डीएनए ट्रांसफर मतलब हमने देख लिया कि डीएनए घुस जाता है दूसरे बैक्टीरिया में, उस वजह से कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, और ये हो गया हमारा काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, हमें हमारा रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया अच्छे से समझ में आ गया है। तो हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं अब इस पे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, मुझे भूल गया है कौन सा क्वेश्चन, आई थिंक 5th। तो हमारा जो क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन क्या कहता है? चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। तो हमने इतना ज्यादा डिटेल में बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन अभी जो देखा है, उसके बारे में हमको इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। तो क्या क्या कह रहा है? बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। तो क्या ये सच है? मेनली फिजन से ही रिप्रोडक्शन होता है? हमने देखा था कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ही दूसरा हो रहा था, अदरवाइज मेनली तो फिजन ही हो रहा था। तो हमने देख लिया कि हाँ, तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन क्या वो स्पोर्स बनाकर रिप्रोडक्शन करेंगे? बिल्कुल करेंगे मैम। तो ये भी ठीक, बिल्कुल। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? नहीं होता है ना। क्या होता है? काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये मैम हो गया गलत। तो सही क्या हो गया? दे शो अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थोड़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा हो जाता है। तो हमारा सही आंसर कौन सा आया? दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वुड बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन दिस क्वेश्चन। ओके, coming up now, what we have our last बैक्टीरिया ऑफ किंगडम मोनेरा जो हमारे एनसीईआरटी में है, विच इज माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा कुछ नहीं बच्चों, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो ये क्या होता है? ऐसे ही बहुत ही टीनी टाइनी, बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि सबसे ज़्यादा छोटा है। द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म नॉन इन आवर वर्ल्ड इज माइकोप्लाज्मा। और क्या होता है? इसमें कोई सेल वॉल भी नहीं होता। हमने देखा कि बैक्टीरिया का एक मेन फीचर, डिस्टिंग्विशिंग फीचर वाज कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बट माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। तो क्या हम ये बड़े बड़े अक्षरों में लिख लें? एक तो ये स्मॉलेस्ट है, तो इट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट। सेकेंडली, इट लैक्स सेल वॉल, इसमें कोई भी सेल वॉल नहीं होगा, लैक्स सेल वॉल। क्लियर बच्चों? तो अब हम देख लेते हैं कि माइकोप्लाज्मा के बारे में हमारी एनसीईआरटी क्या बोल रही है। तो माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, कोई भी सेल वॉल इनमें प्रेजेंट नहीं होगा। एंड दे आर ऑल्सो द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, दैट इज स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। दैट इज दीज कैन ऑल्सो बी एनारोबिक, एनारोबिक भी हो सकते हैं। तो दीज कैन ऑल्सो बी एनारोबिक। तो एनारोबिक जो अभी आज के लेक्चर में, आज किंगडम मोनेरा में हम पढ़ रहे हैं, वो सेकेंड ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा है जो एनारोबिक है। फर्स्ट वन कौन सा पढ़ा था बच्चों? फर्स्ट वन हमने मिथेनोजेंस पढ़े थे। तो फर्स्ट वन जो मिथेनोजेंस थे वो भी एनारोबिक थे, हमें याद रहेगा। तो मोनेरा में कौन से हमने एनसीईआरटी में 2 पढ़ लिए जो एनारोबिक हैं? माइकोप्लाज्मा एंड मिथेनोजेंस। क्लियर हो जाएगा बच्चों अच्छे से? अब हम आगे देख लेते हैं
आगे है कि बहुत सारे जो माइकोप्लाज्मा हैं दे आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो कर सकते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कौन, हमारे माइकोप्लाज्मा। और अब हम एक एक्स्ट्रा चीज जो माइकोप्लाज्मा के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है वो है कि वी हैव अ पीपीएलओ नाम का माइकोप्लाज्मा। तो पीपीएलओ क्या है? पीपीएलओ इज आर दिस इज वन ऑफ द माइकोप्लाज्मा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। इट इज़ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि एक टाइप का माइकोप्लाज्मा है। तो हमको अच्छे से क्लियर हो गया, एक एग्जाम्पल भी देख लिया है हमने माइकोप्लाज्मा के बारे में, दैट विच इज प्लूरोप्लाज्मिक, नॉट प्लूरोप्लाज्मिक, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो हमको अच्छे से समझ में आ गया है आज हमारा किंगडम मोनेरा बच्चों। तो इसी के साथ हम कर देते हैं हमारा सेशन सम अप। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वन एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। और उसके लिए क्या करना होगा बच्चों? उसके लिए आपको करना होगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नीट मार्वल्स। ऑल्सो द टेलीग्राम लिंक विल बी प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। एंड बाय बाय।